Good morning, friends. I am Jiten Singh. Welcome to my YouTube channel, Study with Jiten Sir. फ्रेंड्स, बड़े आज हर्षोल्लास का विषय है, हर्षोल्लास का दिन है कि आज नवरात्रि का पर्व हम सभी लोग बड़े उत्सुकता हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और जिसका आज अष्टमी या नवमी है, तो सभी लोग माँ के दरबार में या घरों में या पूजा स्थलों पर व्यस्तता में होंगे, भंडारा कर रहे होंगे, पूजा कर रहे होंगे, हवन कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, कन्या भोज कर रहे होंगे। चलिए, थोड़ा सा मैं समय निकाल करके आपके लिए हाजिर हुआ हूँ, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी समय निकाल करके सेशन में आएंगे और अपने सेशन को कंटिन्यू भी करेंगे। तो आज का सेशन है जनरल साइंस पर ही डिपेंड है। रेलवे एग्जाम 2020 पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के मैं आज हाजिर हुआ हूं फिर से। उम्मीद करता हूं कि सेशन में बने रहिएगा, एंजॉय करिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट के माध्यम से हमको रूबरू कराते रहिएगा कि हम सेशन में कंटिन्यू है। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो चलते हैं अपने सेशन की ओर, और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से अपने सेलेक्ट कर लेते हैं पेन को, किस कलर के साथ आज आगे बढ़ना है। चलिए, आज का ब्लैक कलर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपने आंसर को गोल सेट करिए कि हमें कहां तक पहुंचना है, क्या करना है, ठीक है ना? स्टार्ट करिए, अपने क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है। संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है। बात समझ में आ रही दोस्तों? जिसके लिए पहला ऑप्शन आपके सामने है दायां आलिंद यानी कि राइट एट्रियम, और सेकंड ऑप्शन आपके सामने है बायां आलिंद यानी कि लेफ्ट एट्रियम। थर्ड ऑप्शन है आपके सामने बायां निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। फोर्थ ऑप्शन है दायां निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर होगा। मैं अपने ठीक सही चल रहा है। जल्दी से जल्दी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्वेश्चन को रिपीट करे दे रहा हूं, संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है। पंप्स ब्लड फॉर द एंटायर बॉडी। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने आंसर भेजते रहिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल का नाम है आपके स्टडी विद जितेन सर। चलिए, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, चलिए आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि ब्लड की जब बात आती है और पंप करने की बात आती है तो अनायास दिमाग में हार्ट की बात आती है, हृदय की बात आती है। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो हृदय की बात करें अगर, तो संरचना के दृष्टिकोण से हृदय की बात करें तो हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4। इस तरीके से छोटे छोटे से 4 कोष्ठक हैं, ठीक है ना? ऐसे इसकी कोई आकृति है, कोई भी आकृति दे सकते हैं। हार्ट की वैसे एक बंद मुट्ठी नुमा एक आकृति होती है हार्ट की। तो एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश, तो आप बात समझ रहे हैं कि किसी भी जब ब्लड पंप की बात आती है
यानी कि रक्त पंप की बात आती है तो अनायास दिमाग में हार्ट आता है, यानी कि हृदय आता है। तो हृदय की संरचना की अगर हम बात करें तो हृदय की जो रूपरेखा है, हृदय की संरचना है, तो हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है। कितने कोष्ठकों में बटा होता है? 4 कोष्ठकों में बटा होता है, जिसमें से आप देख पा रहे हैं कि 2 ऊपर की ओर कोष्ठक है और 2 नीचे की ओर कोष्ठक बने हुए हैं। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो इन दोनों कोष्ठकों में एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है, इसमें भी एक राइट होता है और इसमें भी एक लेफ्ट होता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो 2 ऊपर कोष्ठक दिए गए हैं उसमें भी एक राइट और लेफ्ट है, और नीचे जो 2 कोष्ठक दिए गए हैं इसमें भी एक राइट है और एक लेफ्ट है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं इसी के क्रम में। तो हृदय की संरचना की जब बात की जाती है तो हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है, जिसमें से 2 कोष्ठक ऊपर होते हैं, उसमें एक दायां और एक बायां होता है, और 2 कोष्ठक नीचे होते हैं जिसमें भी एक दायां और बायां होता है। तो ऊपर के जो कोष्ठक होते हैं भाई उनको क्या बोलते हैं? आलिंद बोलते हैं। बात समझ में आ रही दोस्तों? मैं लिखते जा रहा हूं साथ में, आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलिंद, इसको हिंदी में कहते हैं, और अगर इंग्लिश में इसकी बात करें तो इसको एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रियम। बात समझ में आ रही? तो 2 ऊपर जो दाएं और बाएं कोष्ठक होते हैं उनको आलिंद हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में एट्रियम बोलते हैं। और अगर नीचे की मैं बात करूं तो नीचे के जो 2 कोष्ठक हैं इनको क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं, निलय। बात समझ में आ रही है? और इसको इंग्लिश में कहते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। एक दाया ऊपर की मैं बात करूं अगर, तो एक दाया आलिंद है, एक बायां आलिंद है। नीचे की मैं अगर बात करूं, नीचे के दोनों कोष्ठकों की मैं बात करूं तो एक दायां निलय है और एक बायां निलय है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ऊपर की मैं बात करूं तो राइट एट्रियम एंड राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो इस प्रकार से हृदय की संरचना होती है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बारे में कि इनमें से कौन सा है। बात समझ में आ रही? बड़ा ध्यान से समझिएगा कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। बात समझ में आ रही? तो सुनते जाइएगा। पहला ऑप्शन आपके सामने है दायां आलिंद, यानी कि राइट एट्रियम। बात समझ में आ रही? तो हृदय के इस भाग में संपूर्ण शरीर का ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त आकर इकट्ठा होता है। क्या बात हो रही है इसमें कि हृदय की मैं बात करूं तो हृदय के इस भाग में पूरे होल बॉडी की मैं बात करूं, संपूर्ण शरीर की मैं बात करूं तो संपूर्ण शरीर का ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त आकर के इसमें इकट्ठा होता है। किसमें? राइट एट्रियम की मैं बात कर रहा हूं, दाएं आलिंद की मैं बात कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर, यानी कि अगर मैं बात करूं बाएं आलिंद यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल की मैं बात करूं तो दोस्तों लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां आलिंद हृदय के बाएं भाग का ऊपर वाला कक्ष होता है। हृदय के बाएं भाग का ऊपर वाला कक्ष होता है। कौन? लेफ्ट वेंट्रिकल की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? बायां आलिंद है। बायां आलिंद है, यानी कि लेफ्ट एट्रियम की बात हो रही। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं इसके आकार के हिसाब की बात करूं तो आकार के हिसाब से ये दाएं एट्रियम यानी कि आलिंद से थोड़ा छोटा होता है। दाएं आलिंद यानी कि राइट एट्रियम की मैं बात करूं की तुलना में इसकी जो भित्तियां होती हैं, इसकी जो दीवारें होती हैं, ठीक है ना, इसकी जो संरचना होती है उसके भित्तियों की संरचना भी मोटी होती है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि बायां आलिंद हृदय के बाएं भाग का ऊपर का वाला भाग होता है, ऊपर वाला कक्ष होता है। आकार के हिसाब से दाएं एट्रियम यानी कि दाएं आलिंद से थोड़ा छोटा होता है। दाएं आलिंद की तुलना में इसकी जो भित्तियां होती हैं वो भी मोटी होती हैं। कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। इसमें 4 फुफ्फुसी सिराएं खुलकर रक्त शुद्ध करके, बात समझ में, इसमें 4 फुफ्फुसी सिराएं खुलकर रक्त को शुद्ध करके बाएं एट्रियम यानी कि
आलिंद की बात कर रहा हूं, तक ले जाने का कार्य करती है। इसमें 4 फुफ्फुसीय सिराएं खुलकर रक्त को बाएं आलिंद तक ले जाने का काम करती है। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन है बायां निलय, जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन, ये रहा सेकंड आपका। थर्ड की बाएं निलय की बात हो रही है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल की बात हो रही है। बात समझ में आ रही? किसकी बात हो रही? लेफ्ट वेंट्रिकल की बात हो रही है। तो हृदय का एक ये चौथा कक्ष बायां निलय होता है। हृदय का चौथा कक्ष कौन है? बायां निलय, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। बात समझ में आ रही है? ये निचले भाग में तथा हृदय की सभी कक्षाओं में सर्वाधिक बड़ा कक्ष है। हृदय का चौथा कक्ष बायां निलय होता है, यह निचले भाग में स्थित तथा हृदय के सभी कक्षों में सर्वाधिक बड़ी कक्ष वाला कोष्ठक होता है। बात समझ में आ रही? हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसकी जो भित्ति होती है, इसकी भित्ति का से सभी कक्षों से, यानी कोष्ठकों की अपेक्षा की मैं बात करूं तो ये मोटी होती है। इसकी जो भित्तियां होती हैं सभी कोष्ठकों की अपेक्षा सबसे मोटी होती है। इसमें महाधमनी नामक एक छिद्र होता है। क्या होता है? महाधमनी नामक एक छिद्र होता है, जिससे महाधमनी निकलकर शरीर के विविध भागों में रक्त पहुंचाने का कार्य करती है, यानी कि रक्त आपूर्ति का कार्य करती है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? आगे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप कौन करता है? माइंड में फिट रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक कमेंट के माध्यम तक हम तक पहुंचने की जरूर कोशिश करिएगा। ऑप्शन पर नजर रखना अपने, ठीक है ना? फोर्थ ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ ऑप्शन है दायां निलय। तो दायां निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर हृदय का ये दूसरा कक्ष होता है दायां निलय। कौन सा कक्ष होता है? दूसरा कक्ष होता है। दाएं निलय में अशुद्ध रक्त पहुंचने के बाद यह एंट्रिया वेंट्रिकल छिद्र से होते हुए दाएं वेंट्रिकल में आता है और वहां से फुफ्फुसी धमनियों के द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए चला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका कौन सा आंसर सही हुआ, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। मैंने चारों ऑप्शन के बारे में आपसे डिस्कस किया है, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। इस क्वेश्चन के लिए थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर? ऑल क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फलों के रस के परीक्षण के लिए निम्न रसायन का प्रयोग किया जाता है। द फॉलोइंग केमिकल्स आर यूज्ड टू टेस्ट फ्रूट जूसेस। बात समझ में आ रही दोस्तों? अब ऑप्शन की मैं अगर मैं बात करूं तो पहला आपके सामने ऑप्शन है सोडियम फास्फेट। क्या है? सोडियम फास्फेट। सेकंड है आपका सॉरी सेकंड है आपका सोडियम क्लोराइड, एंड थर्ड सोडियम बेंजोएट, एंड लास्ट सोडियम। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा और हमको अपने आंसर के बारे में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। फलों के रस के परीक्षण के लिए निम्न रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो भाई फलों के रस का परीक्षण करने के लिए कौन से केमिकल का आप यूज करते हैं, कौन से रसायन का यूज करते हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। चलिए मैं बात करता हूं सोडियम फास्फेट की। किसकी बात करते हैं? सोडियम फास्फेट की। चलिए डिस्कस करते हैं। कमेंट आपके जल्दी फटाफट आंसर करते रहिएगा। सोडियम फास्फेट की अगर मैं बात करूं तो भाई ये औषधीय नमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? औषधीय नमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है? कब्ज एसिडिटी के लिए भी यूज किया, यानी कि दवा के रूप में यूज किया जाता है, डायरेक्ट नहीं। इसका यूज अदर फॉर्मूला केमिकल्स में यूज करके, यानी कि इसको मिला करके जो मेडिसिन तैयार की जाती है उसमें इसका यूज किया जाता है। किसमें? कब्ज और एसिडिटी वाली दवाइयों में। इसके अलावा शल्य चिकित्सा में भी इसका यूज होता है। किसमें यूज होता है? शल्य चिकित्सा में किसका यूज होता है? सोडियम फास्फेट का। बहुत ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? तो सोडियम फास्फेट का यूज कहां कहां होता है?
जिनमें से कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। औषधि नमक के रूप में, प्रासंगिक कब्ज एसिडिटी के रूप में और शल्य चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही? इसके अलावा और भी अन्य पद्धतियों में इसका यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही ना? चल आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की बात अगर की जाए तो सोडियम और क्लोरीन के यौगिकों के निर्माण के लिए सोडियम क्लोराइड सबसे बड़ा स्रोत है। सोडियम और क्लोरीन के यौगिकों के निर्माण के लिए सोडियम क्लोराइड सबसे बड़ा स्रोत है। और इसके अलावा मार्गों पर पड़े बर्फ को पिघलाकर, जब हम लोग क्या हिल स्टेशन वगैरह में पहुंचते हैं, हिल स्टेशन पे जाकर के देखते हैं बहुत सारी बर्फबारी होती रहती है, ठीक है ना, स्नोफॉल होता है, तो रास्ता बनाया जाता है। कहाँ? जैसे हम लोग केदारनाथ जाते हैं, ठीक है ना, बद्रीनाथ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं जब भयंकर बर्फबारी होती है, तो उसके बारे में क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। मार्गों पर पड़े बर्फ को पिघलाकर हटाने के लिए भी सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। भारी बर्फबारी जब हो जाती है, रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, तो वहां से बर्फ हटाने के लिए सोडियम क्लोराइड को पिघलाकर बर्फ हटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और थोड़ा नहीं, भारी मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, सोडियम बेंजोएट की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं? सोडियम बेंजोएट की ओर बढ़ते हैं। तो सोडियम बेंजोएट का औषधियों में तो प्रयोग होता ही है। किसका? सोडियम बेंजोएट की बात की जा रही है यहाँ पर, सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग औषधियों में तो होता ही है, इसके अलावा बहुतायत मात्रा में या अधिकांशता या आमतौर पर, कुछ भी कह सकते हैं आप अपनी लैंग्वेज में, औषधियों के बनाने के प्रयोग के अलावा इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण में भी किया जाता है। जैसे ये खाद्य पदार्थ कौन कौन, चटनी हुआ, मुरब्बा, पानी मत आना चाहिए मुंह में, चलिए मैं फिर भी डिस्कस कर रहा हूं। पानी सॉरी, बार बार उसी वर्ड को रिपीट कर दे रहा हूं, पानी नहीं आएगा मैं जान रहा हूं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चटनी में, मुरब्बे में और फल फूल, इनके रस के परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर ऊपर वापस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फलों के रस के परीक्षण के लिए निम्न रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा रसायन सामने आया? सोडियम बेंजोएट। बात समझ में आ गई? तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। तो कौन सा इस क्वेश्चन के लिए आंसर सही होगा? थर्ड ऑप्शन। बात समझ में आ गई दोस्तों? यानी कि फोर्थ is wrong, second and first also. थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बात समझ में आ रही दोस्तों? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और प्लीज अभी तक चैनल को अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से हम तक रूबरू नहीं हुए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट के माध्यम से अपने आंसर हम तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी मैं कहता हूं कि कंटेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी क्वेश्चन को मैं कराता हूं तो इतना मैं आपको कंटेंट देता हूं कि इससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन मैं देता हूं उन ऑप्शन से न जाने कितने क्वेश्चन के आंसर आपको हम अपने एक्सप्लेनेशन के द्वारा आप तक पहुंचाते हैं। तो बिल्कुल कंटेंट के लिए परेशान मत रहिएगा, केवल सेशन में बने रहिएगा, लाइक कमेंट करते रहिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। बात समझ में आ रही दोस्तों? कुछ लोगों का कहना है, मुझे जो पता चलता रहता है धीरे धीरे से कि सर क्वेश्चन कम करवाए जा रहे हैं। बिल्कुल बात सही है, मैं क्वेश्चन कम करा रहा हूं, लेकिन उसका मतलब कुछ और ही है। क्या है उसका मतलब? उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि मैं भले ही क्वेश्चन कम कराऊं लेकिन उन क्वेश्चंस के माध्यम से इतना कंटेंट आप तक मैं पहुंचाऊं कि एक क्वेश्चन से दो दो, तीन तीन, चार चार क्वेश्चन आपके तैयार हों और उनके आंसर आप तक हम बखूबी से पहुंचाते रहे। बस यही हमारा टारगेट है। ऐसा नहीं है कि इतना ही रहेगा, आगे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, सेशन लंबा होगा और भी क्वेश्चन आपके तक पहुंचते रहेंगे, डेरिवेशन मिलता रहेगा, एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा, उनसे संबंधित, उनसे रिलेटेड
चीजें और भी डिस्क्राइब की जाएंगी। तो सेशन में प्लीज बने रहिए, कमेंट के माध्यम से अपने आंसर हम तक जरूर पहुंचाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। बोला गया सर्वाधिक पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। सर्वाधिक पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। मोस्ट न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। चलिए पहला ऑप्शन आपके पास छोटी आंत, सेकंड बड़ी आंत, तीसरा आमाशय, चौथा आग्नेयाशय यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमच एंड पैनक्रीज। चलिए तो फटाफट अपने आंसर हम तक पहुंचाते रहिए। कमेंट के माध्यम से आपके आंसर हम तक पहुंचने चाहिए और किसी भी क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आंसर आप जल्दी जल्दी किया करें। बेशक क्वेश्चन गलत हो लेकिन आंसर स्पीड में आना चाहिए। तो मुझे लगता रहता है कि आप इंटरेस्ट के साथ सेशन में बने हुए हैं, ठीक है ना। अब बाकी मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं तो उसके बिहाफ से आप आंसर देना, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन का आंसर हम तक जरूर पहुंचाते रहिएगा। मैं अगर इसका डेरिवेशन स्टार्ट करूं, चलिए कोई बात नहीं, आपके आंसर हम तक पहुंचते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि आपकी आदत में शामिल हो चुका है कि क्वेश्चन का आंसर हम तभी देंगे जब हमें इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। छोटी आंत की अगर बात की जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जाए, किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत की बात की जाए तो छोटी आंत का जो कार्य होता है भाई, छोटी आंत का जो कार्य होता है आमाशय से आए अर्ध तरल भोजन का पाचन करके उसका अवशोषण करना। छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वर्क है, कार्य है, क्या है? छोटी आंत का कार्य यही होता है कि जो आमाशय से, आमाशय बात समझ रहे हैं, स्टमक, ठीक है ना, आमाशय से यानी कि स्टमक से आए अर्ध तरल पदार्थ को, अर्ध तरल पदार्थ मतलब अर्ध तरल भोजन जो हम खाते हैं, ठीक है ना, अर्ध तरल भोजन को पाचन करके उसका अवशोषण करना होता है। किसका कार्य है ये? छोटी आंत का कार्य है। और यह कार्य मांसपेशियों की गतियों और एंजाइम्स की रासायनिक क्रिया द्वारा संपादित होता है। बात समझ में आ रही? तो ये बात रही किसके लिए? छोटी आंत के लिए। आगे बढ़ते हैं बड़ी आंत के लिए। किसके लिए? बड़ी आंत के लिए। तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, बड़ी आंत की अगर हम बात करें तो दोस्तों बड़ी आंत के लिए स्टमच यानी कि पेट यानी कि आमाशय से आया अर्ध तरल भोजन किसमें पचता है? छोटी आंत में, ठीक है ना, सीरियल याद रखिएगा। अब मैं बड़ी आंत की बात कर रहा हूं। किसकी? बड़ी आंत की। तो छोटी आंत से बचा हुआ आहार रस, छोटी आंत से बचा हुआ आहार रस बड़ी आंत में आता है। किसमें आता है? बड़ी आंत। जो पेट में यानी कि आमाशय में, स्टमच में जो भोजन आता है पचने के लिए, इससे पचने के बाद छोटी आंत में आता है तो अर्ध तरल रूप में ये पहुंच जाता है। किसमें? छोटी आंत में। और उसमें ये क्या होता है? अर्ध तरल भोजन को अवशोषित किया जाता है। इसके बाद जो बचा हुआ भाग है वो किसमें आता है? बड़ी आंत में, ठीक है ना। किसमें? बड़ी आंत में। तो छोटी आंत से बचा हुआ आहार रस बड़ी आंत में आता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि बड़ी आंत में पाचन का कार्य बिल्कुल नहीं होता है। किसमें? बड़ी आंत में। ये पाचन का कार्य छोटी आंत तक ही रहता है, आमाशय यानी कि पेट में, इसके बाद छोटी आंत में। बड़ी आंत में पाचन का कार्य नहीं होता है। बात समझ में आ रही ना? इसमें केवल आहार रस का शोषण होता है। किसका? जो छोटी आंत से बचा हुआ आहार रस बड़ी आंत में आता है तो उस आहार रस का यहां पर सिर्फ शोषण किया जाता है। किसमें? बड़ी आंत में। यही बड़ी आंत का कार्य है। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं, कमेंट के माध्यम से अपने आंसर हम तक जरूर पहुंचाते रहिएगा। आमाशय की बात करें तो आमाशय के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन तो मैं कर ही चुका हूं, और भी पिछले कई वीडियोस में, सेशन में आमाशय का डिस्कशन हो चुका है। चलिए फिर भी मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं कि भाई आमाशय एक पेशीय खोखला
पोषण नली का फैला हुआ भाग है जो पाचन नली के प्रमुख अंग के रूप में, किसके, पाचन नली के प्रमुख अंग के रूप में कार्य करता है। यह चबाने के बाद भोजन को, जैसे यहां से जाता है तो अपना प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो पचाने के बाद, यानी कि सॉरी, चबाने के बाद पाचन के दूसरे चरण में ये शामिल होता है। कौन? आमाशय की मैं बात कर रहा हूँ, पेट की मैं बात कर रहा हूँ, स्टमच की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आमाशय जो होता है ये ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में होता है। ये जो ग्रास नली होती है और इसके बाद फिर आमाशय होता है, इसके बाद फिर छोटी आंत होती है। तो ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में पाया जाने वाला ये है क्या? आमाशय। समझ में आ रहा है ना। आगे अगर हम बढ़ते हैं आग्नेयाशय की ओर। आग्नेयाशय क्या है? उदर भाग में पाया जाने वाला एक ये ऐसा अंग है जो पेट के पीछे स्थित रहता है और लीवर तथा छोटी आंत से घिरा हुआ होता है। किससे घिरा हुआ था? लीवर और छोटी आंत से घिरा हुआ होता है। यह भोजन को पचाने में और पचाने के अलावा ये खून में शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? शुगर लेवल को नियंत्रित करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। किसका? आग्नेयाशय का, पैनक्रियास। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो सर्वाधिक पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। अवशोषण का कार्य सबसे ज्यादा कहां होता है? तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया कि ऐसा कार्य सबसे ज्यादा या बड़ी आंत में होता है। किसमें होता है? बड़ी आंत में। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। बात समझ में आ रही? फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट डी ऑल्सो इज रॉन्ग। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्मतम जीविका कोशिका है। सूक्ष्मतम का मतलब, एक सूक्ष्म होता है, सूक्ष्मतम होता है, सॉरी, सूक्ष्मतम होता है। तो सूक्ष्मतम का मतलब सबसे छोटा। क्या मतलब हुआ? सबसे छोटा। तो मिनिमम लिविंग सेल इज, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है कौन सी? माइक्रोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया और टिश्यू पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो इसको हिंदी में पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। बात समझ में आ रही दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। टिश्यू मतलब, हालांकि इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं लिखे दे रहा हूं। इसको ऊतक बोलेंगे, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया तो आप समझ ही रहे, इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही है। माइक्रोप्लाज्मा भी समझ रहे होंगे। चलिए, हाँ, तो अगर मैं इसकी बात करूं कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो जल्दी से जल्दी आपके ऑप्शन अब तक पहुंचने, चलिए अपने ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं। तो फिर से मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा और आपके आंसर का वेट जरूर करूंगा, हर क्वेश्चन की भांति जैसे मैं आपका वेट करता हूं आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए कि आपका आंसर जरूर आएगा कमेंट के माध्यम से। तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन के लिए मैं लास्ट हैंड से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। ऑप्शन फोर्थ यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा। तो पीयूष ग्रंथि के लिए अगर बात की जाए तो ये एक अति महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कैसी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए लिख देते हैं इसका एक नाम और, मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि, ठीक है ना। इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इससे उत्पन्न हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को सक्रियता को उद्दीप्त करते हैं।
और अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता को उद्दीप्त करते हैं, इसलिए इसको क्या मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 की ओर, टिश्यू यानी कि ऊतक की ओर। तो भाई ऊतक की अगर बात की जाए तो कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। किसी भी जीव या किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को ऊतक कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति एक समान हो, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करते हो, तथा वे एक विशेष कार्य करते हो। अधिकांशतः ऊतकों का आकार, या कह लें अधिकांशतः ऊतकों का आकार एवं आकृति में असमानता पाई जाती है। अधिकांशतः ऊतकों के आकार एवं आकृति में असमानता पाई जाती है, मगर उनकी उत्पत्ति एवं कार्य भी समान होते हैं। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन है आपके लिए माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में कोई ना कोई एक आंसर जरूर सही होगा। तो प्लीज कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चन का आंसर हम तक जरूर पहुंचाइएगा। मुझे भी ऐसा लगता रहेगा कि आप सेशन में कंटिन्यू इंटरेस्ट ले रहे हैं और लगातार अपने जवाब हमें भेज रहे हैं। अच्छा लगेगा और अधिक एनर्जी फील होगी, ठीक है ना? और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। चलिए अगले ऑप्शन की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात की जाए तो जिस तरह से बिजली के लिए पावर हाउस की जरूरत होती है, जिस तरह से बिजली के लिए पावर हाउस की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए भी, या कोशिकाओं को जीवित रखने और काम करने की ऊर्जा पावर हाउस से ही मिलती है। किससे मिलती है? पावर हाउस से ही मिलती है। बात समझ में आ रही है? प्राणी की हर कोशिका, यानी कि प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक मतलब लाल कणों के अलावा, लाल कणों वाले कोशिका के अलावा की बात की जा रही है। तो प्राणी की हर कोशिका यानी कि प्रत्येक कोशिका में मिलने वाले इस पावर हाउस को ही माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ठीक है ना? तो इसको शरीर का पावर हाउस भी कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। लिख लीजिएगा, इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया है कि शरीर का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना? तो माइकोप्लाज्मा क्या है? फटाफट अपने आंसर करिएगा। माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म सजीव होते हैं, सबसे सूक्ष्म सजीव होते हैं। ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है, जिनमें कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है, और इनका जो आकार होता है वो 10 मिलीमीटर के आसपास का होता है। इनका जो साइज होता है कैसा होता है? 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर, ठीक है ना? 10 मिलीमीटर के आसपास होता है, ठीक है ना? माइकोप्लाज्मा को विभिन्न तापमान पर उत्पन्न किया जा सकता है। माइकोप्लाज्मा को विभिन्न तापमान एवं दाब पर उत्पन्न किया जा सकता है। किसको? माइकोप्लाज्मा। और यह विभिन्न ताप और दाब पर उत्पन्न किया जा सकता है। तो यह
तापीय माइकोप्लाज्मा या अतापीय माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका आंसर बना, ये आपको सेलेक्ट करना है। जल्दी से जल्दी अब आपको आंसर करना है कि इनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है, आपको बताना है। अभी जैसा कि मैंने कहा माइकोप्लाज्मा के बारे में कि माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म सजीव होते हैं। बात समझ में आ रही? तो यही आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ गलत साबित होते हैं, पहला ऑप्शन आपके लिए सही होगा। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचने के लिए जरूर अपने आंसर भेजते रहिएगा। चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है ना? चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। लाइक वाइक कर दिया करो। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है। लेमन एंड ऑरेंज कंटेन एसिड। फर्स्ट ऑप्शन एसिटिक एसिड, सेकंड ऑप्शन साइट्रिक एसिड, थर्ड है आपका सल्फ्यूरिक एसिड एंड लास्ट नन ऑफ दीज। इन चारों में कोई एक ऑप्शन आपका आंसर बनेगा, तो जल्दी से जल्दी अपने कमेंट करते रहिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। फटाफट क्वेश्चन में आइए, अपने आंसर करिएगा कमेंट के माध्यम से। जल्दी जल्दी अपने आंसर हम तक पहुंचाते रहिएगा। पहला ऑप्शन है आपका एसिटिक एसिड। किस क्वेश्चन के लिए? नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, यानी कि नींबू और संतरे की बात की जाए तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से फटाफट चूज करिए और अपने क्वेश्चन का आंसर भेजिए। चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। मैं बात करता हूं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी कि फर्स्ट ऑप्शन की। एसिटिक एसिड इसका फॉर्मूला है CH3COOH, और इसे एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। किसको? एसिटिक एसिड। बात समझ में आ रही दोस्तों? हाँ, तो भाई ये एक कार्बनिक अम्ल है। कैसा है? कार्बनिक एसिड है, जिसकी वजह से सिरका के स्वाद में खट्टापन महसूस किया जाता है या खट्टापन आता है, और इसकी तीखी खुशबू आती है। किसमें? सिरके में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा एसिटिक एसिड के कारण होता है, यानी कि सिरके में पाया जाने वाला जो एसिड होता है वो एसिटिक एसिड होता है, जिसकी वजह से सिरका खट्टा होता है या खट्टा महसूस होता है या खट्टापन आता है, और इसमें तीक्ष्ण तीखी खुशबू आती है। ऐसा एसिटिक एसिड की वजह से होता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर आया साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड की बात की जाए तो दोस्तों ये एक दुर्बल अम्ल होता है, ये एक दुर्बल एसिड होता है। नींबू, संतरा और अनेक खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल और इसके लवण पाए जाते हैं। अनेक खट्टे फलों में, एग्जाम्पल के लिए नींबू, संतरा हमने दिया है, बाकी और भी जितने प्रकार के खट्टे फल होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड और इसके लवण पाए जाते हैं। और साइट्रिक एसिड को बनाने के लिए आमतौर पर नींबू के रस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नींबू के रस का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रहे हैं? तो नींबू और संतरे में पाया जाने वाला कौन सा एसिड है? साइट्रिक एसिड है। कौन सा एसिड है? साइट्रिक एसिड है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। बाकी क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर हो चुका है। कमेंट के माध्यम से फटाफट अपने आंसर हम तक भेजिएगा। ठीक है ना? तो अगला है ऑप्शन सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को गंधकाम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंधकाम्ल भी कहा जाता है। एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल होता है। ये कैसा होता है? तीव्र अकार्बनिक अम्ल होता है, और ये प्रायः सभी आधुनिक उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज में, औद्योगिकों में
पाया जाता है और औद्योगिकों में गंधकाम्ल अति आवश्यक भी होता है। बात समझ में आ रही है? शुद्ध गंधकाम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और तेल जैसा तरल भारी पदार्थ होता है। कैसा होता है? ये तरल पदार्थ होता है, भारी होता है, जो जल में हर परिमाण में विलय होता है, जो जल में हर परिमाण में विलय होता है। किसकी मैं बात कर रहा हूं? सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हुआ? नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल जो होता है वो कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक एसिड। बात समझ में आ गई? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? सेकंड, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट रॉन्ग। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो चलिए सेशन में कमेंट के माध्यम से अपने आंसर हम तक जरूर पहुंचाया करें, ठीक है ना। हाँ, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने किसी भी सोशल मीडिया किसी भी तरीके से चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके साथ साथ आपके फ्रेंड सर्कल और भी बहुत सारे लोग इस बेनिफिट को पाने के लिए उन तक लिंक पहुंचाने का काम आप जरूर किया करें। बात समझ में आ रही हो दोस्तों? चैनल में मजा आ रहा हो, सेशन में मजा आ रहा हो तो लाइक कमेंट के माध्यम से हम तक अपने आंसर जरूर भेजते रहा करें। अच्छा लगता है कमेंट के माध्यम से जब आप आंसर करते हैं और अधिक एनर्जी हमें मिलती है कि और भी अच्छा काम करूं, आपको और अच्छा महसूस होगा, ठीक है ना। तो आज के सेशन के लिए आज ये लास्ट क्वेश्चन था। अगले सेशन में फिर से मिलते हैं एक नए अंदाज में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मैं ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।